अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइन में खड़ा हुआ मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। सामने ही कमिश्नर साहब ज़रूरतमंदों को राशन दे रहे थे। मैं दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह वो मुझे पहचान ना ले। जैसे ही मेरा नंबर आया और मैं राशन का थैला लेकर पलटने लगा तो अचानक मेरी लाठी गिर पड़ी। कमिश्नर ने जैसे ही मुझको सहारा दिया मेरे चेहरे से चादर हट गई और वो सदमे से चिल्ला उठा, साहब जी आप। बरसों पहले वो मेरे तेज़ सख्त धूप में खड़ा होना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पाँव पर लगे हुए ज़ख़म शदीद तकलीफ़ कर रहे थे, लेकिन मैं इस उम्मीद पर पिछले 2.5 घंटे से धूप में खड़ा था कि अगर मेरा नंबर आ गया तो आज मैं भी राशन लेकर घर जाऊंगा। 3 जवान बेटियों का साथ था और कमाने वाला मजबूर और लाचार होकर घर में पड़ा था। ये तो मेरी बीवी और बेटियों की मेहनत को सलाम था कि वो इस दौर में भी घर का खर्चा चलाने के लिए शदीद मेहनत कर रही थी। मेरी वो बीवी जिसे अहले मोहल्ला सलाम करके जाते थे, आज वो औरत घरों में बर्तन मांजती थी और वो मेरी बेटियां जो मेरी आंखों का तारा थी, आज रात रात भर सिलाई मशीन पर झुकी रहती थी ताकि घर में फाके ना हो। मगर बढ़ती हुई महंगाई और गैस और बिजली के बिलों ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी थी। ऊपर से मुझ बीमार का भी बोझ उन लोगों पर बना हुआ था। मैं ख़ुद को देखकर हर वक्त जलता कुड़ता रहता था। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई थी कि आज मैं इन हालात का शिकार था। मैंने इस डर से कि कोई मुझे पहचान न ले अपने चेहरे पर चादर ओढ़ रखी थी। खुदा खुदा करके मेरा नंबर आया था, लेकिन मैं ये देखकर लरज़ उठा था कि वो कमिश्नर कोई और नहीं था बल्कि मेरा नाम सलमान अहमद है और मैं अपने वक्त का एक रईसज़ादा था। मेरे वालिद के ज़माने से ही ज़मीन जायदाद और फैक्ट्रियाँ थीं। फलों के बागात थे जिनसे हर साल ढेरों मुनाफा आता था। मेरे वालिद ने मुझे बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए भेजा था और मैं पढ़ लिख कर पाकिस्तान लौटा तो वालिद ने मेरी शादी अपने ही दोस्त की बेटी से कर दी जिसका नाम मेहरुन्निसा बेगम था। हम दोनों की जोड़ी चाँद सूरज की जोड़ी थी। मैं वालिद के साथ कारोबारी मामला संभालता था और मेहरुन्निसा मेरी माँ के साथ घर के सारे मामला संभालती थी। हमारे एक मुंशी थे करमदीन चाचा, जो मेरे वालिद के ज़माने से ही ज़मीनों के मामला संभालते चले आ रहे थे। ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून गुजर रही थी कि अचानक वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन सदमा था। मैं कुछ दिन के लिए घर क्या रुका ताकि वालिद साहब की आखिरी रस्मात और रिश्तेदारों की ताज़ियत वसूल कर सकूं कि मेरी फैक्ट्रियों में शदीद किस्म के गबन होना शुरू हो गई। दरअसल मेरे वालिद साहब ने अपने करीबी रिश्तेदारों को ही अहम ओहदों पर फायज कर रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि अगर बाहर वाला खाए उससे बेहतर है कि घर के ही लोग क्यों ना खाएं। क्योंकि हम जितनी हैसियत किसी भी रिश्तेदार की नहीं थी, लेकिन हमारे साथ काम करके वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैं चूँकि ज़्यादा अरसा बाहर रहा था, इसलिए मुझे किसी की भी तबीयत और फितरत का इल्म नहीं था। मैंने उन्हें अपना समझा और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल निकली। मेरे एक फूफा जी और उनका बेटा कंपनी के ज़िम्मेदारों में शामिल थे। मैं घर पर होता था तो ना जाने उन लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द के लिए किस तरह से इंतज़ामात किए कि कंपनी के 40% शेयर्स में से वो हिस्सादार बन गए। ना जाने वाले साहब ने अपनी बीमारी के दिनों में उन्हें वो कागजात साइन करके दे दिए थे, या कोई और मामला था। मेरे सर पर क़यामत उस वक्त टूटी जब अचानक बाबा के 40वें के दिन मुझे अदालत से नोटिस मिला कि मैंने अपनी कंपनी के हिस्सेदारों को कई माह से प्रॉफिट नहीं दिया और उसके लिए मुझे अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मैं हैरान परेशान रह गया कि ये क्या माजरा है। मैंने जैसे ही फूफा जी को कॉल की तो उनके तो तेवर ही जुदा थे। वो मुझसे कहने लगे कि भाई साहब ने उनसे माकूल रकम लेकर बिज़नेस में लगाई थी और उसी बिना पर वो एक अच्छे ओहदे पर फायज थे, लेकिन अब्बा जी की बेवक्त वफ़ात ने उन्हें ये बात करने पर मजबूर कर दिया कि वो भी कंपनी के हिस्सेदारों में शामिल हैं। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने मुकम्मल लाइल्मी का इज़हार किया। मैं दौड़ा दौड़ा उनके घर भी गया, लेकिन फूफो और फूफा के तेवर ही नहीं मिल रहे थे। साथ ही उनके बेटे ने, जो मुझसे काफ़ी उम्र कम था, मेरे साथ नहायत बदतमीज़ी की। इन बातों से मेरा दिल टूट गया और मैंने चुपचाप
अदालत में जाकर उनका हिस्सा तस्लीम किया और साथ ही उन्हें कहा कि वो अपना हिस्सा लेकर कारोबार छोड़ दें। मैं उस वक्त इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिर चुका था कि मुझे यह भी इल्म नहीं था कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। खैर, मेरी एक फैक्ट्री नीलाम हुई और मैंने अपने रिश्तेदारों को उनका हिस्सा देकर खुद से अलग कर दिया। अब मैं कारोबारी मामलात में एकदम से तन्हा हो गया था। उसके लिए मुझे नए लोगों को एकदम से कारोबार में शामिल करना पड़ा। चाचा करमदीन ने इस मौके पर मेरा बड़ा साथ निभाया। अब्बा जी उन पर बड़ा एतमाद करते थे। मैं 5 साल के दौरान 3 बेटियों का बाप बन चुका था। वालिदा भी रिश्तेदारों की इस बेइतनाई पर शदीद गम और बीमारी का शिकार हो गई थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करके उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 2.5 साल के अरसे में ही उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे लिए माँ बाप से जुदाई एक बड़ा सदमा था, लेकिन कारोबारी मसरूफियात ने मुझे उलझा कर रखा हुआ था। मुंशी करमदीन का एक बेटा गांव से शहर पढ़ने के लिए आया था, जिसका नाम वसीम अहमद था। वसीम बहुत ही लायक और काबिल बच्चा था। मैंने मुंशी चाचा से कहा कि उसे हॉस्टल में रहने की बजाय घर में ही रहने का कहें। वो पढ़ाई के साथ साथ मेरे बच्चों का भी बड़ा ख्याल रखता था और शाम के वक्त मेरी तीनों बेटियों को भी पढ़ाता था। हमारे घर में एक पुरानी मुलाजमा भी थी जिसका नाम ज़हरा बीबी था। उसे वसीम अहमद का हमारे घर में इस तरह से रहना पसंद नहीं आया और उसने एक बड़ी घिनौनी साजिश रची। मेरी बेगम की आदत थी कि वो ज़हरा बीबी पर और वसीम पर अंधा एतमाद करती थी। अचानक से मेरे ससुराल में कोई फौतगी हो गई और मेरी बीवी अपनी छोटी बेटी को लेकर हैदराबाद रवाना हो गई और बड़ी दोनों बेटियों को ज़हरा बीबी के हवाले कर गई। मैं भी उस वक्त कारोबारी दौरे पर 3 दिन के लिए इस्लामाबाद गया हुआ था। अचानक मुझे फ़ोन आया कि वसीम अहमद ने मेरी बड़ी बेटी पर मुजरिमाना हमला किया है। इस खबर ने एकदम से मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मेरी बड़ी बेटी की उम्र उस वक्त 9 साल थी और वसीम अहमद 17 साल का था। मुझे इस बात पर यकीन करने में ही बड़ी दिक्कत हुई कि पिछले 7 बरस से मैंने जिस बच्चे को अपना बेटा बनाकर अपने घर में रखा हुआ था, वो मेरे ही घर में इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। मैं भागम भाग कराची वापस पहुंचा। मेरी बीवी भी ससुराल से वापस निकली। वसीम अहमद रो रो कर कसम खा रहा था कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ज़हरा बीबी ने कलाम पाक पर हाथ रख कर कह दिया कि वसीम ने ये सब किया है। एक तरफ मेरी बेटी मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी। उसके सर में शदीद चोट लगी थी क्योंकि ज़हरा बीबी का कहना था कि वो मेरी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर मार्केट गई थी और घर में वसीम और मेरी बेटी बिस्मा अकेले थे। खान चाचा गेट पर मौजूद थे और घर के बाकी मुलाजिम छुट्टी पर थे। जब वो वापस लौटी है तो घर में दाखिल होते ही उसने बिस्मा की चीखें सुनी। वो जब तक ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची, वसीम बिस्मा को उठाकर नीचे फेंक चुका था और फिर रोते हुए ज़हरा बीबी के पास पहुंचा कि बिस्मा खेलते खेलते बालकनी से नीचे जा गिरी है। मुंशी चाचा भी गांव से कराची पहुंच चुके थे। वो भी सख्त घबराए हुए थे और रो रहे थे। उन्हें भी ये यकीन नहीं था कि उनका बेटा कोई ऐसी हरकत कर सकता है। मैं मुसलसल सदमे में था। मैं वसीम से पूछता भी तो क्या पूछता। मेरी बेटी की ये हालत देखकर गुस्से से पागल हो गई और उसने वसीम को बुरी तरह से मारा पीटा। वसीम मुसलसल रो रहा था और कह रहा था कि मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने बिस्मा बीबी के चीखने की आवाज़ें सुनी तो जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मेरा कमरा बाहर से लॉक था। मुझे नहीं मालूम कि उनके साथ ये सब कुछ किसने किया। अब दूसरी तरफ ज़हरा बीबी थी जिसने मुझे बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि वसीम ने बिस्मा को उठाकर नीचे फेंका था। मैं चूँकि बेटी का बाप था इसलिए मैंने ज़हरा बीबी की बात का यकीन किया और वसीम को पुलिस के हवाले करने ही लगा था कि मुंशी चाचा मेरे कदमों में अपनी पगड़ी लेकर बैठ गए। अब एक तरफ बरसों की वफादारी थी और दूसरी तरफ मेरी बेटी का मुजरिम था। मेरी बीवी शिकायती नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। ज़हरा बीबी भी बार बार मुझे उकसाए जा रही थी कि मैं मुंशी चाचा की बात ना सुनूं, लेकिन मुंशी चाचा ने मेरे कदमों पर हाथ रख दिए। मैं उनकी गोद में खेलकर जवान हुआ था, इसलिए मैंने वसीम को पुलिस के हवाले नहीं किया, लेकिन मुंशी चाचा को और वसीम को फ़ौरन घर से निकाला और काम से भी अलग कर दिया। मैंने चाचा से ज़मीनों के ठेके लेकर ज़हरा बीबी के भाई और खामद को दे दिए। बस मेरी बीवी मुझसे बेहद नाराज़ हो गई, लेकिन मैंने उसे भी समझाया कि अगर वसीम को पुलिस के हवाले करूँगा तो ये बात भी फैल जाएगी कि मेरी बेटी पर बचपन में ही मुजरिमाना हमला हो चुका है। तो कल को जब वो जवान होगी तो उसकी ज़िंदगी
माशरे के लिए गाली बनकर रह जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इस हादसे से गुजरने के बाद मुस्तकबिल में बार बार इस चीज़ के लिए तकलीफ़ उठाती रहे। मेरी सास साहिबा ने इस मौके पर मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया और बात उसके समझ में भी आ गई। लेकिन अब कारोबारी और ज़मीनों के मामलात में मेरी हैसियत इस तरह से हो गई थी कि मुझे दोनों ही तरफ नए लोगों के बीच में काम करते हुए ये भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि उन्होंने कब मेरी जड़ें खोखली करना शुरू की। और एक दिन ऐसा भी आम पहुंचा कि कल तक एक मशहूर कारोबारी ग्रुप का मालिक दिवालिया हो गया। ज़ेरा बीबी हर साल कोई ना कोई ऐसी कहानी घड़ती कि लाखों मुनाफा देते बागात को कभी कीड़ा लग जाता है, कभी बारिश में फसल बर्बाद हो जाती है और कभी फसल ही इतनी उतरती है कि उससे सिर्फ ज़मीनों की बवाई के अखराजात पूरे होते। हालांकि जब तक मुंशी चाचा ज़मीनों का इंतज़ाम संभाल रहे थे तो हर साल बाकायदगी से ही लाखों का मुनाफा मेरे बैंक अकाउंट में जमा होता जाता। जब मेरी फैक्ट्री नीलाम हुई उस वक्त में लाखों का मकरूज़ था। मैं हैरान और परेशान था कि रातों रात ये सब क्या हुआ है। इतनी सारी परेशानियों की वजह से मैं शुगर और ब्लड प्रेशर का मरीज़ बन गया। और फिर रहती सहती कसर पूरी हुई कि मेरी बीवी को अचानक ही कैंसर हो गया। एक के बाद एक मुसीबतों ने मेरे घर का रास्ता ऐसा देखा कि मेरा घर बिका, मेरी ज़मीनें बिकी, मेरी बच्चों की तालीम अधूरी रह गई। मैंने सब बेच बाच कर अपनी शरीक हयात की ज़िंदगी बचाने में लगा दिया। शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने उसे ज़िंदगी अता की। एक रोज़ यूं ही घर जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हुआ और कोई मेरी बाइक को हिट करता हुआ सीधा निकल गया। मेरी टांग घुटने के पास से टूटी। मैं 4 माह सिविल अस्पताल में दाखिल रहा। शुगर की वजह से मेरा ज़ख़म ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बड़ी मुश्किलों से हड्डी तो जुड़ गई, अब हालत ये थी कि बीवी का जेवर भी बिक कर मेरे इलाज पर लग गया था और मैं एक छोटे से घर में मुंतकिल हो गया था जो मेरे सालों ने अपनी बहन को लेकर दिया था। तंग होकर मैंने हॉस्पिटल छोड़ा और अब मेरी बीवी ही मेरे ज़ख़म की देखभाल करती थी। कुछ तो ज़ख़म ठीक हो गया लेकिन पाँव का ज़ख़म मुसलसल हरा ही था। मेरी बड़ी बेटी MBA के आखिरी साल में अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुई थी और छोटी दोनों बेटियां BSc को खैराबाद कहकर घर बैठ गई थीं। ज़ेरा बीबी ज़मीनों के बिकते ही गांव जा चुकी थी और मुझे बहुत बाद में इल्म हुआ कि मेरी बेटी को की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला वसीम नहीं था बल्कि ज़ेरा बीबी का अपना भतीजा था। मेरी बेटी के सर में लगने वाली चोट ने उसकी याददाश्त का भी बड़ा नुकसान किया था। ज़ेरा बीबी ने यह सब कुछ इसलिए किया था कि उन्हें वसीम का मेरे घर में रहना पसंद नहीं था कि नौकर होकर भी वो किस तरह मेरे बेटों की तरह परवरिश पा रहा था और वो पढ़ाई में इतना ज़हीन था जिसकी वजह से ज़ेरा बीबी इससे हसद करती थी। अब मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी कि मैं ज़ेरा बीबी या उसके भतीजे से बात पुरस्क करता और कहीं ना कहीं से ये खबर रिश्तेदारों तक भी पहुंच गई थी कि बिस्मा किसी हादसे का शिकार हो गई है। इसलिए खूबसूरत और सलीकाशार होने के बावजूद भी मेरी बच्ची का कहीं से भी रिश्ता नहीं आया। कुछ मेरे हालात का भी अमल दखल था। बिस्मा कहती थी कि वो कभी शादी नहीं करेगी। छोटी दोनों बेटियों को उसके दोनों मामू ने मांग रखा था लेकिन मेरी बेटियां अभी शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो घर के अखराजात चलाना ही मुश्किल हो जाते। ऐसे में ही मेरे एक पड़ोसी ने जिक्र किया था कि शहर का नया कमिश्नर बड़ा ही रहमदिल है और गरीबों की बड़ी मदद करता है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कमिश्नर वसीम अहमद ही वही वसीम है जो मुंशी चाचा का बेटा था। 14 साल गुजर चुके थे। 17 साल वसीम अहमद अब 32 साल का हो चुका था। उसका रहन सहन और शक्ल और सूरत सभी कुछ बदल चुकी थी लेकिन उसके वही ग्रे कलर की खूबसूरत आंखें और नाक के पास तिल मुझे आज भी अच्छी तरह से याद था। एक बार मेरा दिल चाहा कि मैं वापस पलट जाऊं, लेकिन उसने मेरी चाल में लड़खड़ाहट भी देख ली थी और मेरे हाथ में पकड़ी हुई लाठी और उसकी नज़र अब मेरे पैर के ज़ख़म पर थी। उसने फ़ौरन अपने पास खड़े हुए PA से कहा कि इन बाबा जी को सहारा देकर लेकर आओ। कमिश्नर का PA मेरा हाथ थाम कर मुझे ऊपर लेकर पहुंचा तो मैंने कांपते हुए हाथों से राशन का थैला ले लिया। कमिश्नर बड़ी मोहब्बत से मेरी तरफ देखकर पूछता रहा था, बाबा जी कोई परेशानी है? किसी किस्म की मदद की ज़रूरत है? और ये पाँव पर ज़ख़म कैसा है? क्या इलाज की सहूलत मैसर नहीं? मैं चुपचाप खड़ा था क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर मैं बोलता तो वो भी मुझे पहचान लेता। उसका PA भी मुझे बार बार पूछ रहा था। मैं अभी खामोशी खड़ा था कि अचानक तेज़ हवा का झोंका आया और
मेरे चेहरे से चादर हट गई। सफ़ेद दाढ़ी और उलझे हुए बाल, मैं कहीं से भी सेठ सलमान अहमद नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त इतना शर्मिंदा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं ज़मीन में समा जाऊं। अचानक से वसीम अहमद की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी और वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, साहब जी आप। मैंने आंसू भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और पीछे हटने की कोशिश की तो उसने मजबूती से मेरा बाजू थाम लिया और अपने पीए से कहने लगा कि कतार में लगे हुए बाकी मिस्किनों को जल्द अज जल्द राशन दे दें, और ख़ुद मेरा हाथ पकड़कर फ़ौरन वो मुझे अपने साथ लेकर पीछे बने हुए अपने केबिन में ले गया। मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए वो मेरे कदमों में बैठ गया और मेरे चेहरे को अपने रुमाल से साफ कर कर कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोएं, मेरा दिल बड़ा दुख रहा है। मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे माफ़ कर दें कि मैंने कभी भूल कर भी आपकी खबरगिरी नहीं की। शर्मिंदगी की वजह से कि आप तो मुझे मुजरिम समझते हैं, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने वो जुल्म नहीं किया था। मेरे अब्बाजी ने भी मुझे अब तक माफ़ नहीं किया। मैं बड़ी से बड़ी कस्में उठाने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार आप दोनों मुझे माफ़ कर दें। मैं वादा करता हूँ कि उसके बदले में आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। मैंने उसकी बात सुनी तो उसके सर पर हाथ रखकर रो पड़ा और कहने लगा, मेरे बच्चे तू मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे 7 साल पहले ही पता लगा है कि ये सब तुमने नहीं किया था बल्कि ज़हरा के भतीजे ने किया था। और उस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी के मुजरिम को कोई सज़ा देता। मालूम नहीं ये सब किस बात की सज़ा है कि मेरा हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया और मेरी मासूम बेटियां अपने बूढ़े और बीमार बाप को दिन रात मेहनत करके कमा कर खिला रही हैं। तुम्हारी बीबी जी लोगों के घरों में बर्तन मांजने जाती हैं और तुम्हारी बहनें सिलाई मशीन के सहारे घर चला रही हैं। बेटा मुझे सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। बरसों से जमा गुबार मेरी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। वसीम अहमद कहने लगा, साहब जी ऐसे मत रोएं, मेरा दिल बहुत दुखी है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं पिछले 3 साल से कमिश्नर बन गया हूँ और इस शहर में पोस्टिंग हुए 20 साल होने वाला है। मेरा भी फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको ढूंढता। ज़हरा बीबी के इरादे शुरू से ही गलत थे और अब्बा हर वक्त जलते कुलते रहते थे जब तक गांव में रहे, क्योंकि उसका शोहर निज़ाम और उसका भाई शेर दिल आपकी ज़मीनों को ठेके पर देकर गांव के चौधरी बन गए थे। मैंने उसे अपने सारे हालात बता दिए। बाहर राशन की तकसीम ख़त्म हो चुकी थी। पीए जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ ये देखकर हैरान रह गया कि उसके कमिश्नर साहब एक भिखारियों जैसे हुलिये के बूढ़े इंसान के कदमों में बैठे हुए थे। वो मुंह खोले खड़ा था और हम दोनों को देख रहा था। वसीम अहमद ने अपना चेहरा साफ किया और उसकी तरफ मुंह करके कहा, सिद्दीकी साहब ऐसा करें, आज का बाकी प्रोग्राम कैंसिल करें। मुझे आज बड़ी ही ज़ाती किस्म की मसरूफियत आन पड़ी है। मेरी गाड़ी तैयार करवाएं और प्रोटोकॉल की गाड़ी मेरे साथ नहीं जाएगी। उसका पीए परेशान होकर कहने लगा, सर गाड़ी तो तैयार करवा देता हूँ, लेकिन शहर के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम अकेले आपको कहीं जाने दें, इसलिए आप हमारी बात समझें। प्रोटोकॉल की गाड़ी तो हर सूरत आपके साथ जाएगी। वसीम के चेहरे पर परेशानी के असरात थे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा पीए साहब सही कह रहे हैं, तो वो रजामंद हो गया। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। वसीम अहमद ने राशन के उस थैले को वापस वहीं रख दिया था। उसने गाड़ी रास्ते में रोकी और घर की ज़रूरत का सारा सामान रखवाया। ढेर सारे फल फ्रूट खरीदे और पौने घंटे बाद वो मेरे घर के सामने पहुंच गया था। अहले मोहल्ला बड़े हैरान परेशान होकर उसकी सरकारी गाड़ी देख रहे थे। जब वसीम ने गाड़ी से उतरकर मेरे लिए दरवाज़ा खोला और मुझे सहारा देकर मेरे घर में दाखिल हुआ तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मेरी दोनों छोटी बेटियां अंदर ज़हर की नमाज़ पढ़ रही थी और बिस्मा सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। एक अजनबी इंसान को देखकर वो घबरा कर उठ बैठी थी और अपने पुराने से दुपट्टे को और भी आगे कर लिया था। वसीम अहमद की नज़रें झुकी हुई थी। मैंने खुशी खुशी बिस्मा को बताया कि ये वसीम है, तो उसके चेहरे पर परेशानी नज़र आने लगी। मेरी बीवी भी उसी वक्त काम ख़त्म करके लौटी थी। घर के बाहर खड़े हुए गार्ड्स को देखकर वो घबरा गई थी और दो सरकारी गाड़ियां देखकर वो घबराए हुए अंदाज में अंदर दाखिल हुई तो वसीम पर नज़र पड़ते ही उसके हाथ में पकड़ा हुआ बचे हुए खाने का शापर नीचे गिर गया। वसीम अहमद तेज़ी से आगे बढ़ा था और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अंदर लाया था। मेरी बीवी ने वसीम को बिल्कुल बेटे की तरह पाला था, इसलिए उसके गले से लगकर बेख्तियार रोने लगी। वसीम अहमद ने कुछ देर तो उसे रोने दिया और फिर उसे चुप करवा कर कहने लगा, बीबी जी ऐसे मत रोए, मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हम लोग अब इत्मीनान से बैठकर बातें कर रहे थे। बिस्मा चुपचाप किचन में जा चुकी थी और मेरी दोनों छोटी बेटियां आकर वसीम से ऐसे लिपट गई थी जैसे बचपन में लिपट जाती थी।
वसीम उनके सगे भाई की तरह ही था। मैंने अपनी बीवी की तरफ इशारा किया और वो समझकर जल्दी से पड़ोस में भागी ठंडे पानी की बोतल और जूस का इंतज़ाम करने। वसीम रोकते ही रह गया। वसीम ने फ़ोन करके अपने ड्राइवर से कहा कि वो बाकी के लोगों को वापस जाने का कह दे। वसीम शाम को खुद ही वापस आ जाएगा। एक गार्ड और ड्राइवर को छोड़कर वो लोग वापस चले गए। मैंने दोनों छोटी बेटियों को इशारा किया तो वो राशन को उठाकर किचन में ले गई। बिस्मा शायद दाल चावल की तैयारी कर रही थी। ज़रा ही देर में दोपहर का खाना बना तो बच्चियों ने दस्तरखान लगा दिया। हम लोग एक मुकम्मल ख़ानदान की तरह बैठकर खाना खा रहे थे। बिस्मा ने थकन का बहाना करके दस्तरखान पर आने से इनकार कर दिया था। मैंने वसीम के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक साया सा गुजर गया था। वसीम कुछ देर हमारे साथ बातचीत करता रहा और फिर वो शाम की बजाय जल्द ही वापस चला गया। उसने मुझसे और मेरी बेगम से वादा लिया था कि वो कल को गाड़ी भेजेगा और हम सबको उसके घर आना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। मैंने अपनी बीवी को इशारा किया था कि वो बिस्मा को जाकर देखे। दोनों बच्चियां भी अपनी बहन के पास जा घुसी थी। मैं जानता था कि उस वक्त वो किस कदर ज़हनी अज़ियत से गुजर रही थी। उसने अब तक खुलकर अपनी माँ को या मुझे उस दिन हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि डॉक्टरों ने मना किया था कि उसकी ज़हनी कंडीशन इस काबिल नहीं है कि हम उससे कुछ भी पूछें। वो अब ख़ुद को बुरी तरह से शर्मिंदा महसूस कर रही थी वसीम के सामने। मेरी बीवी और छोटी बेटियों ने उसे संभाला दिया और कहा कि वसीम अहमद बहुत अच्छा इंसान है, वो कभी भी उस गुज़रे हुए वक्त का जिक्र करके उसे शर्मिंदा नहीं करेगा। मेरे दिल में वसीम को देखकर एक ख्याल उभरा था, लेकिन मैं खुद ही अपने ख्याल पर कुछ शर्मिंदा सा था। गुज़रे कल में मैंने वसीम के साथ किस कदर जुल्म किया था कि अब मैं उससे कुछ भी उम्मीद रखता तो ये गलत हो जाता। अगले दिन बड़ी ही मुश्किल से मैंने बिस्मा को अपने साथ चलने पर रजामंद किया था। मुकर्ररा वक्त पर गाड़ी पहुंची। हम सब ने अपने बेहतरीन लिबास ज़ेब तन कर रखे थे। बरसों बाद मैंने अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखी थी। मेरी बीवी भी आज बहुत मुतमईन नज़र आ रही थी। हम लोग जब कमिश्नर हाउस पहुँचे, हमें बड़ी इज्जत से अंदर ले जाने वाला वसीम खुद था। मुंशी चाचा भी दरवाजे में ही खड़े मिले। बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, लेकिन सफ़ेद काटन के कल्फ लगे कपड़ों में उन्हें देखकर मुझे दिली सुकून हासिल हुआ। उनकी बेगम का पिछले बरस ही इंतकाल हुआ था। वसीम की दोनों छोटी बहनें भी शादी करके अपने घर की हो चुकी थीं। अब दोनों बाप बेटा ही घर में अकेले रहते थे। घर में मुलाजमों की पूरी फौज थी, लेकिन बिना औरत के कोई भी घर नहीं होता। पुरतकलीफ खाना खाने के बाद मुंशी चाचा ने मुझे और मेरी बेगम को कहा कि वो मुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क उठा। वसीम मेरी तीनों बेटियों को अपना घर दिखाने के लिए ले गया। बिस्मा ने माँ की तरफ देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया था। मुंशी चाचा ने बहुत इज्जत और एहतराम के साथ बिस्मा का रिश्ता वसीम के लिए मांगा था। ये सुनकर एहसानमंदी से मेरी आंखें भीग गईं। मेरी बीवी ने समझदारी का मुजाहरा किया था और मुंशी चाचा से कहा कि वो बिस्मा की रजामंदी मालूम करके उन्हें जल्द ही बता देंगी। मुंशी चाचा ने बड़ी उम्मीद भरे लहजे में कहा था कि वो बरसों से बिस्मा को अपनी बहू के रूप में देखते आ रहे हैं। मैं जानता था कि उन्हें मेरे हालात का अच्छी तरह से इल्म है। दूसरी तरफ वसीम ने बिस्मा को बराह रास्त स्टडी में ले जाकर उस ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो उससे शादी करना चाहता है। दोनों छोटी उस वक्त घर देखने में मगन थी। बिस्मा ने उसे कह दिया था कि जो भी फैसला वालिदैन करेंगे वो उस पर रजामंद है। ठीक एक माह बाद मेरी बेटी बड़े मान के साथ ब्याह कर कमिश्नर वसीम अहमद के घर की रौनक बन गई। दोनों छोटी बेटियों का दोबारा से एडमिशन हो चुका था। मेरा मुकम्मल इलाज बहुत अच्छे डॉक्टर से हो रहा था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं छोटी मोटी दुकान कर लूँ। अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी में दोबारा से खुशी का सामान कर दिया था। वसीम अहमद की कोशिश से मेरी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे ज़ेरा बीबी के खावंद ने धोखे से अपने नाम करवाया था, वो भी वापस मिल गया। मेरे तजुर्बे को देखते हुए वसीम ने दुकान की बजाय मेरे लिए एक छोटी सी फैक्ट्री अपनी ज़ाती ज़मीन बेचकर लगा दी थी। मैंने बड़ा इनकार किया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं जो भी हूँ, ये सब कुछ उसी बदौलत है कि आप लोगों ने बेहतरीन स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करवाया था और मैं मेरे बाबा को हमेशा अपने घर का फ़र्ज समझकर उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया था। कहते हैं कि परेशानी सबसे बड़ी बीमारी और सुकून सबसे बड़ा इलाज है। चंद माह के अंदर ही मैं दोबारा से सेठ सलमान अहमद बन चुका था। जब कारोबारी लोगों को ये इल्म हुआ कि कमिश्नर वसीम अहमद मेरा दामाद है, तो उन लोगों ने भी खुशी का इज़हार किया। मैं माजी की गलतियों से इतना सबक सीख चुका था कि अब हर फैसला सोच समझ कर करता था। ज़्यादा ना सही, अब मेरा कारोबार मेरी मेहनत के बायस तरक्की कर रहा था। मेरी बीवी दिन रात झोलियाँ उठा उठा कर वसीम अहमद को दुआएं देती थी। उसने दामाद की बजाय सगा बेटा बनकर हमारा साथ दिया।
बिस्मा के चेहरे पर फूलते गुलाल को देखकर हमें बखूबी ये अंदाज़ा था कि वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में किस कदर खुश और मुतमईन है। मेरा ससुराल भी बेहद खुश था। दोनों छोटी बेटियां तालीम मुकम्मल करके अपने ससुराल रुखसत हो जाएंगी और वसीम की कोशिशों से बिस्मा ने अपना MBA मुकम्मल करने की हामी भरी थी। वसीम चाहता था कि वो मेरे कारोबार में बेटा बनकर मेरा साथ दे। चंद साल बाद बिस्मा मेरे साथ मेरी कंपनी भी संभाल रही थी और अपने दोनों जुड़वा बेटों को भी। छोटी बेटियां भी रुखसत हो चुकी थी। बरसों की तकलीफ़ काट कर खुदा ने एक बार फिर से मुझे इस काबिल बना दिया था कि मैं अब फ़ख्र से दुनिया को बता सकता था कि लाख धोखे और फ़रेब खाकर भी अगर कोई एक मुखलिस इंसान संभालने वाला मिल जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। वसीम जैसे आला ज़र्फ़ इंसान इस दुनिया में बहुत नायाब है। अल्लाह पाक मेरे घराने को किसी की नज़र ना लगाए, आमीन। नाज़रीन, कभी भी फ़ैसला करते हुए जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप जालिम समझ रहे हैं वो मसलूम हो और जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो आपको धोखा दे रहा हो। ज़ेरा बीबी कब की दुनिया से रुखसत हो चुकी। जिस ज़मीन जायदाद के लिए उसने हम सबको धोखा दिया था, उसी पर लड़ लड़ कर उसके बेटों ने उसे आखिर में बेसहारा छोड़ दिया था। बेशक कफन में जेब नहीं होती और सब ने ही इस दुनिया से खाली हाथ रुखसत हो जाना है। नाज़रीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।